अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम ही का SK एजुकेशन क्लासेस में खैर मकदम है। मैं शहज़ाद खान अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का दिल की गहराइयों से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम गुलिस्तान अदब 12वीं जमात की निसाब से पहला जो यूनिट है मकतूब निगारी, उसका दूसरा ख़त आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। मकतूब निगारी में वैसे तो बहुत से मकतूब निगार हुए हैं, लेकिन आपके निसाब में जो शामिल किए गए हैं वो मिर्ज़ा गालिब के 2 ख़त हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मिर्ज़ा गालिब ने सिर्फ़ 2 ही ख़त लिखे हैं, मिर्ज़ा गालिब ने बहुत से ख़त लिखे हैं, लेकिन आपके निसाब में 2 मखसूस ख़तों को शामिल किया गया है। इससे पहले सबक में हम पहला ख़त पढ़ चुके हैं मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम। आज हम पढ़ेंगे दूसरा ख़त मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। अगर तारुफ़ की बात की जाए तो मिर्ज़ा गालिब का तारुफ़ हम इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि गालिब के ख़ुतूत लिखने का जो अंदाज़ है वो बहुत अलहदा किस्म का है, बहुत अलग और बहुत यूनिक और बहुत नई ढंग का है। आपने आदाब व अलक़ाब को हटाकर बेतकल्लुफ़ अंदाज़ में आपने ख़त लिखे हैं। आपके ख़त लिखने का अंदाज़ औरों से बिल्कुल हटकर था, इसलिए आपके मकतूबों को एक मकतूब निगारी की सिन्फ़ बनाकर अदब में शामिल किया गया है। ख़तों में आसान ज़बान का इस्तेमाल करना, आसान फ़हम ज़बान का इस्तेमाल करना, बेतकल्लुफ़ अंदाज़ से ख़तों को लिखना, मुरासले को मुकालमा बना देना, यानी ख़त को इस तरह लिखा जाना जैसे ख़त ऐसा लिखा गया हो जैसे 2 शख्स आपस में बैठकर आमने सामने बैठकर बातें कर रहे हों। यह गालिब के ख़तूत लिखने की ख़ासियत है। अब हम पढ़ेंगे आज का सबक बिना वक्त ज़ाय किए। आज का जो हमारा सबक है वह है गालिब का दूसरा ख़त जो है मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। मुंशी नबी बख्श हकीर के नाम। मुंशी नबी बख्श आपका नाम था और हकीर आपका तखल्लुस। तखल्लुस क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब शायर अपनी शायरी में किसी नए नाम का, किसी छोटे नाम का या किसी अलग नाम का इस्तेमाल करता है उसे ही तखल्लुस कहा जाता है। आपका नाम था मुंशी नबी बख्श, लेकिन हकीर आप तखल्लुस इस्तेमाल किया करते थे। भाई साहब, आपका इनायतनामा पहुंचा। आपका हाथरस से कॉल आ जाना हमको मालूम हो गया था। हमारा एक वक़ाए निगार उस ज़िले में रहता है, हक़ ताला उसको जीता रखे। यानी अस्सलामु अलैकुम या मोहतरम जनाब, जनाब आला, हज़रत वाला, इस तरह के जो आदाब व अलक़ाब होते हैं गालिब ने उनको तर्क कर दिया और बिल्कुल आसान और फ़हम ज़बान में भाई साहब, बिल्कुल आमने सामने जिस तरह बैठकर बात की जाती है, गालिब ने उस तरह का इंतख़ाब किया है अपने ख़तों को लिखने के लिए। तो गालिब फरमा रहे हैं कि भाई साहब आपका इनायतनामा पहुंचा। इनायतनामा कहते हैं ख़त को, यहाँ पर ख़त से तशबीह दी गई है। ख़त के बारे में बताया गया कि आपका ख़त पहुँचा था, आपका इनायतनामा पहुँचा था और मुझे मिल गया था। आपका हाथरस से कॉल आ जाना, हाथरस यूपी में एक जगह, एक ज़िले का नाम है, तो वहाँ से आपका कॉल आ जाना, कॉल यानी आपका ख़त आ जाना मुझे मिल गया था, मुझे मालूम हो गया था और मैंने वो ख़त पढ़ लिया था। हमारा एक वक़ाए निगार, वक़ाए निगार कहते हैं ख़बरें पहुँचाने वाले को, एक जगह से दूसरी जगह खबरें ले जाने वाले को वक़ाए निगार कहते हैं, खबरें पहुँचाने वाले को। तो गालिब कहते हैं कि हमारे एक वक़ाए निगार यानी कि हमारे ख़बरें पहुँचाने वाला शख्स उसी ज़िले में रहता था। कहाँ पर? हाथरस में। हक़ ताला उसे जीता रखे। हक़ ताला मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क्या रखे? जीता रखे, उसे लंबी उम्र अता फ़रमाए, यानी गालिब उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आगे देखिए, गर्मी का हाल क्या पूछते हो, इस 60 बरस में ये लू और ये धूप और ये तपिश नहीं देखी। यानी गालिब फरमा रहे हैं जिस वक्त ये ख़त लिखा जा रहा है उस वक्त गालिब की उम्र लगभग 60 बरस हो चुकी है। तो गालिब इस ख़त में गर्मी का हाल पेश कर रहे हैं कि 60 साल में मैंने ऐसी गर्मी
कभी नहीं देखी। जो ये लू चल रही है और जिस तरह की धूप है, तेज़ धूप जो चल रही, जिस तरह तेज़ धूप हो रही है, जितनी लू चल रही है, और जैसी तपिश, तपिश कहते हैं गर्मी को ही तपिश कहा जाता है, और ये तपिश मैंने 60 वर्षों में, 60 सालों में पहले कभी नहीं देखी। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। किससे? गर्मी से। छठी 7वीं रमज़ान को मेह खूब बरसा, यानी इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा था। छठी 7वीं यानी रमज़ान की छठी और 7वीं तारीख, 6 और 7 तारीख का ये वाक़या है। 6 और 7 तारीख को मेह बरसा। मेह कहते हैं बारिश को, बरसात को। तो 6 और 7 तारीख को रमज़ान को बारिश बहुत तेज़ हुई थी। ऐसा मैं जेठ के महीने में भी कभी नहीं देखा। जेठ का महीना यानी बारिश के महीने में, तेज़ बारिश का जो मौसम हुआ करता है, इतनी तेज़ बारिश हुई थी जैसे कभी सावन के महीने में या जेठ के महीने में जो बारिश हुआ करती, इतनी तेज़ बारिश पहले उस मौसम में भी नहीं देखी जिस मौसम में हमने जून में यानी उस रमज़ान के महीने में देखी, 6 और 7 तारीख को। अब में खुल गया है, अब अब्र घिरा रहता है। और अब हाल ये है कि अब में खुल गया, यानी अब बारिश बंद हो चुकी है, बारिश कम हो गई है, लेकिन अब्र गिरा रहता है। अब्र कहते हैं बादलों को, लेकिन बादल घिरे रहते हैं, हल्की हल्की छाया रहती है। हवा अगर चलती है तो गर्म नहीं होती, और अगर रुक जाती है तो क़यामत आती है। गालिब कह रहे हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, बारिश होने के बाद बारिश बंद हो गई थी, अब बादल घिरे रहते हैं, यानी अब उमस का मौसम हो चुका है। अब उमस हो रही है कि अगर हवा चलती रहती है तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, सब कुछ ठीक ठीक लगता है, लेकिन अगर हवा बंद हो जाती है तो हालात ऐसे होते हैं कि बस नाकाबिले बर्दाश्त, यानी उस गर्मी को कोई सहन नहीं कर सकता, जैसे क़यामत आ जाती है। इतनी ज़्यादा हालत इंसान की ख़राब हो जाती है इस गर्मी से। धूप बहुत तेज़ है, रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रहता हूँ। अब गालिब कह रहे हैं कि अब जो है, अब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, धूप में बहुत तेज़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाए रहता हूँ। असल में गालिब रोज़ा नहीं रखते थे, और कहते हैं कि रोज़ा तो रखता हूँ पर रोज़े को बहलाए रहता हूँ, यानी रोज़ा रखते ही नहीं है और रोज़े को बहलाते रहते हैं। अब किस तरह बहलाते हैं ये आप देखिए आगे। कभी पानी पी लिया, कभी हुक्का पी लिया, कभी कोई टुकड़ा और रोटी का खा लिया। अब आप सोचिए कि जब हुक्का पी लिया, पानी पी लिया, रोटी खा ली, तो रोज़ा कहाँ से रहा। पर गालिब कहते हैं कि रोज़ा तो रखता हूँ पर बहलाता रहता हूँ। कभी पानी पी लेता हूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा हुक्का पी लेता हूँ, थोड़ा रोटी का टुकड़ा खा लेता हूँ, यानी थोड़ी बहुत रोटी भी खा लेता हूँ। सब कुछ खाने पीने के बाद अपने रोज़े को बहलाए रखता हूँ, अपने रोज़े को बहलाता रहता हूँ। तो सोचिए ये कौन सा रोज़ा हुआ। यहाँ के लोग अजब फ़हम और तुरफ़ा रविश रखते हैं। यहाँ के लोग यानी जिस जगह गालिब रहते हैं वहाँ के लोग, गालिब उस जगह के लोगों की बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोग अजब फ़हम, फ़हम कहते हैं समझ को, यानी अजब ही समझ के लोग हैं यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ। तो गालिब कह रहे हैं कि यहाँ के लोग अजब फ़हम और तुरफ़ा रविश रखते हैं। अजब फ़हम, फ़हम यानी समझ, कि यहाँ के लोग अलग ही समझ रखते हैं, अजब तरह की समझ रखते हैं। तुरफ़ा रविश, तुरफ़ा कहते हैं अनोखा और रविश कहते हैं चाल को। यहाँ के लोग अनोखी चाल रखते हैं, यानी अजब तरह का इनका चाल चलन है और अजब तरह की इनकी समझ है। ये बात क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं, आगे गालिब कहते हैं कि मैं तो रोज़ा बहलाता रहता हूँ, और ये साहब फरमाते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता। ये नहीं समझते कि रोज़ा ना रखना और चीज़ है और रोज़ा बहलाना और बात है। यानी गालिब कह रहे हैं कि ये लोग मुझे कहते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता, इन लोगों को समझ ही नहीं आती, ये लोग समझते ही नहीं है मेरी बात को, मेरे जज्बात को, ये लोग तो समझते ही नहीं है। ये लोग तो कहते हैं कि तू रोज़ा नहीं रखता, यानी गालिब रोज़ा नहीं रखता। अब इन लोगों को ये बात कौन समझाए कि रोज़ा नहीं रखना अलग बात होती है और रोज़े को बहलाना दूसरी बात होती है। यानी रोज़ा रखना तो फिर भी आसान है, लेकिन रोज़े को बहलाना ये बहुत मुश्किल काम है। बकौल गालिब साहब फरमा रहे हैं कि रोज़ा रखना तो आसान काम है, लेकिन रोज़ा बहलाना बहुत मुश्किल काम है। और इन लोगों को कौन समझाए, ये लोग तो मेरी बात समझते ही नहीं है, इन लोगों की तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। अजब तरह की तुरफ़ा रविश, अजब तरह की अजब तरह की फ़हम रखते हैं, अजब ही समझ रखते हैं, अजब ही इनकी चाल है। इन लोगों की तो मेरे कोई बात समझ में ही नहीं आती। आगे गालिब फरमाते हैं, जयपुर का हाल आपको मुंशी साहब के इजहार से या उनके नाम के खतूत देखकर मालूम हो गया है। मुकर्रर
क्यों लिखूं? खैर गनीमत है, ये क्या फ़र्ज़ था कि हम जो चाहते थे वही होता। यानी जयपुर में कोई मामला पेश आए होंगे, जयपुर में कोई मामला हुआ होगा, तो गालिब साहब मुंशी साहब को कह रहे हैं कि ये बात तो आपको पता लग गई होगी। किससे? मुंशी साहब के ख़त से ये बात आपको पता लग गई होगी कि जयपुर में क्या हालचाल चल रहे हैं, जयपुर में क्या वाक़या पेश आया है। तो मुकर्रर क्यों लिखूं? मुकर्रर कहते हैं दोबारा को, पुनः को। तो मैं उस बात को दोबारा क्यों लिखूं जब आपको बात पता ही चल चुकी है। खैर गनीमत है, अब ये गालिब का वही अंदाज़ है, खैर गनीमत है, जिस तरह आमने सामने बैठे हैं, हाँ भाई बोलिए अब आगे क्या है, चलो हुआ जो हुआ ठीक है, ये उनका आसान फहम का अंदाज़ है लिखने का। खैर गनीमत है, ये क्या फ़र्ज़ था, यानी ये भी कोई बड़ी बात तो नहीं थी कि हम जो चाहते थे वही होता। ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ऐसा फ़र्ज़ हो ही नहीं सकता कि हम जो चाहें वैसा ही होता वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी होती है, जो उसकी हिकमत हुआ करती है वही हुआ करता है। ऐसा नहीं हुआ करता कि इंसान जो सोच ले वही वैसा का वैसा हो जाए, वैसे ही हालात पेश आ जाएं जैसा इंसान सोच रखता है। होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है, जो उसकी हिकमत हुआ करती है। हाँ भाई, परसों किसी शख्स ने मुझसे ज़िक्र किया कि उर्दू अखबार दिल्ली में था कि हाथरस में बलवा हुआ और मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हो गया। यानी गालिब कह रहे हैं कि परसों मुझसे किसी शख्स ने ज़िक्र किया कि उर्दू अखबार जो है उसमें इस बात का ज़िक्र है कि हाथरस में क्या हुआ है, बलवा हुआ है। बलवा यानी हंगामा, झगड़ा, हंगामा हुआ है और उस हंगामे में मजिस्ट्रेट क्या हो गया, ज़ख्मी हो गया। ये बात उर्दू अखबार में छपी थी, शाया हुई थी। ये अखबार उर्दू का पहला अखबार था जो कि दिल्ली से शाया हुआ करता था। ये अखबार 1836 ईस्वी में शाया हुआ करता था। इस अखबार के मुदीर, इस अखबार के एडिटर, फाउंडर मौलवी मोहम्मद बाक़िर साहब थे। मौलवी बाक़िर साहब का तारुफ़ कुछ इस तरह कराया जा सकता है। आपने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम सुना ही होगा। मौलवी मोहम्मद बाक़िर साहब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब थे और वो ही इस अखबार को शाया किया करते थे। 1836 में दिल्ली में ये अखबार शाया हुआ करता था जो कि उर्दू का पहला अखबार था। आज मैंने एक दोस्त के हाथ से अखबार का 2 वर्क़ा मंगा कर देखा। दोस्त के हाँ का मतलब दोस्त के यहाँ से। उस ज़माने में या गालिब के दौर में ऐसे ही लिखी जाती थी उर्दू, यहाँ को हाँ, कभी को कभू, काफ़ी अल्फाज उस वक्त थोड़े तब्दील थे। तो गालिब कह रहे हैं कि आज मैंने एक दोस्त के यहाँ से 2 वर्क़ा यानी 2 पेज, 2 पेपर, किसके, न्यूज़पेपर के, अखबार के मंगवाए थे और देखा था। वाकई उसमें मंदरज था कि राहें चौड़ी करने और हवेलियों और दुकानें ढाने पर बलवा हुआ और रियाया ने पत्थर मारे और मजिस्ट्रेट ज़ख्मी हुआ। यानी गालिब करें वाकई यानी वास्तव में, सचमुच में उसमें मंदरज था। मंदरज यानी उसमें निम्नलिखित, उसमें लिखा हुआ था, उसमें छपा हुआ था, उसमें ये बात दर्ज थी कि राहें चौड़ी करने यानी सड़कें चौड़ी करने के लिए, हवेलियाँ और दुकानें ढाने यानी सड़कें चौड़ी करने के लिए जो सड़क के दायरे में जो हवेलियाँ आई थी और जो दुकानें आई थी उन सबको ढाने की, उन सबको गिराने की, उन सबको तोड़ने की बातें चल रही थी। और इस वजह से रियाया यानी जनता ने, एक होता है आवाम, आवाम का मतलब प्रजा, एक होता है रियाया यानी जनता। तो रियाया ने क्या किया, उस बात पर हंगामा कर दिया और पत्थर मारे, किसे, मजिस्ट्रेट को, इस बात पर कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि सड़कें चौड़ी की जाएं और जो भी सड़कों के चौड़ी करने के रास्ते में, सड़कें चौड़ी करने में जो भी दिक्कत आती है, जो भी बंदिशें, जो बाधाएं आती हैं, उन सभी को तोड़ दिया जाए। हवेलियाँ हैं तो हवेलियाँ तोड़ दी जाए, दुकान मकान जो हैं सब तोड़ दिए जाएं, पर राहें यानी सड़कें चौड़ी कर दी जाएं। ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था। तो इस बात पर लोगों में गुस्सा आ गया और लोगों ने पत्थर मारे और उस पत्थर से मजिस्ट्रेट क्या हो गया, ज़ख्मी हो गया। आगे गालिब साहब लिखते हैं, हैरान हूँ कि अगर यूँ था तो साहब वहाँ से चला क्यों ना आया। गालिब कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही था, जब गालिब कह रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट को पता था कि राहें चौड़ी करवाने से यहाँ पर हंगामा होगा, लोगों में गुस्सा होगा, लोगों में इस बात का प्रतिशोध होगा और लोग इस बात को गवारा नहीं करेंगे
कि यहाँ पर सड़कें चौड़ी की जाएं और उनकी हवेलियाँ, उनकी दुकानें, मकान गिरा दिए जाएं। जब गालिब कह रहे हैं उनको पता था कि यहाँ पर हंगामा होगा, पत्थरों की बारिश होगी, तो ऐसी बारिश में मैं ख़तरा महसूस करूँगा, तो बंदा वहाँ से चला क्यों नहीं गया, यानी मजिस्ट्रेट वहाँ से चला क्यों नहीं गया, वो वहाँ पर रुका क्यों रहा जब पत्थरों की बारिश हो रही थी, जब उसे पत्थर फेंके जा रहे थे। और अगर हाकिम नहीं आया तो आप क्यों कर तशरीफ़ लाए। हाकिम कहते हैं हुक्म करने वाले को, हाकिम अल्फाज है हुक्म करने वाला हाकिम कहलाता है। यानी जब अफसर लोग नहीं आए थे तो आपको क्या ज़रूरत थी वहाँ पर तशरीफ़ लाने की, वहाँ जाने की आपको क्या ज़रूरत थी, और पत्थर क्यों खाए आपने। जब हाकिम नहीं आया तो आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी। ये बात गालिब कह रहे हैं। हवस ना काना ख्वाहिश है कि आप उस हाल को मुफस्सल लिखिए। हवस ना काना, हवस से भरा हुआ, यानी गालिब कह रहे हैं कि क्या ना करे। हर इंसान आजकल लालच में डूबा हुआ है, हवस में डूबा हुआ है। तो ये मजिस्ट्रेट भी कहीं ना कहीं हवस में डूबे हुए हैं, इसीलिए पत्थर खाने पहुँच गए। ना जाने किन किन बातों का इनको लालच रहा करता है, किन बातों की इनको हवस रहा करती है। बखैर अब बातें तो बहुत सारी हो सकती है, वजूहात बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इस हाल को मुफस्सल लिखिए। मुफस्सल यानी तफसीर से, विस्तृत तौर पे आप लिखिए। पूरी बात तो अखबार में नहीं आई थी, मैं बाकी बात आपसे जानना चाहता हूँ। किससे? मुंशी नबी बख्श हकीर से, कि आप इस बात को मुफस्सल लिखिए, विस्तृत तौर पे लिखिए, ताकि मुझे पूरी बात का पता चल सके। नीचे आपका नाम लिखते हैं गालिब। ये ख़त किसने लिखा है? गालिब ने। यानी इस ख़त में गालिब ने एक तो गर्मी का हाल पेश किया है कि इस वक्त गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है, दूसरा ये बताया है कि रोज़े को वो किस तरह बहलाते हैं, और तीसरा बताया है कि एक उर्दू अखबार में जो हाथरस में बलवा हुआ था, जो हंगामा हुआ था, उसको गालिब ने इस ख़त में पेश किया है। गालिब के ख़त एक तारीख़ी मवाद की हैसियत रखते हैं, ऐतिहासिक सामग्री की हैसियत रखते हैं। उस वक्त उस दौर के जो हालात रहे हैं, हमें गालिब के ख़तों से काफ़ी अच्छी तरह उनकी नशोनुमा होती है, रोनुमा बातें हो जाती है। गालिब के ख़तों से हमें वो बहुत कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ख़त बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर इस ख़त को सुनने में या इस ख़त को समझने में, इस ख़त से मुताल्लिक़ अगर कोई भी सवाल आपके जहन में रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इंस्टा पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब दीजिए मुझे इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अगले वीडियो में नेक्स्ट सबक लेकर आएंगे। तब तक शहजाद खान का आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।